हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजी क्लास हब। आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 के लिए टॉप एमसीक्यू सीरीज, जो कि ये सब्जेक्ट विज्ञान होगा और चैप्टर जय पराक्रम से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया पित्त कहाँ से स्रावित होता है। बोला गया पित्त कहाँ से स्रावित होता है, तो हम इसका आंसर लगाएंगे। तो कहाँ से स्रावित होगा बताइए। इसमें ये स्रावित होता है यकृत से। कहाँ से स्रावित होगा? यकृत से। अगर बोला जाएगा कि पित्त जो है, पित्त कहाँ पे जाके ये संचित रहता है, कहाँ पे ये संचित रहेगा, इसको बताएंगे पित्ताशय में। कहाँ पे संचित रहता है? तो पित्ताशय में ये संचित रहता है। जैसे देख सकते हैं आप, ये लीवर है हमारा, ये बड़ा सा जो आपको भाग दिख रहा है, ये क्या है? हमारा लीवर है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है, ये है गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय। और पित्त का निर्माण कहाँ पे होगा? तो यकृत में पित्त का निर्माण होता है। और जो आपको नलिका दिख रहा है, इस नलिका से नीचे आकर के ये कहाँ पे चला जाएगा? तो ये पित्ताशय में जाके जमा रहता है। और कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ये जो कवक होता है, इसमें कौन सी विधि की पोषण पाई जाती है? तो इसमें बोलेंगे कवक मृतजीवी है, यानी कि ये अपना भोजन मरे सड़े गले जीव से प्राप्त करता है, इसलिए इसको बोलते हैं मृतजीवी। ये जो आपको दिख रहा है, यही कवक है, जिसको मशरूम बोलते हैं। आगे बोला स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? बात करेंगे स्टोमेटा। सबसे पहली बात की स्टोमेटा होता क्या है। तो ये जो पौधा होता है, पादप होता है, इसमें का जो पत्ती हो गया, पत्ती, इसके पत्ती पे छोटा छोटा, बिल्कुल छोटा छोटा क्या होगा? तो छिद्र होता है पत्ती पे। ऐसे करके ये क्या होगा? छिद्र होगा। इसी छिद्र को बोलते हैं स्टोमेटा, या तो इसको हिंदी में बोलते हैं रंध्र। क्या बोलेंगे? रंध्र। तो स्टोमेटा का खुलना और बंद होना क्या है? तो जब पौधा के द्वारा जल को अवशोषित किया जाता है, तो पौधा में जल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण पौधा की पत्तियां फूल जाती है। जब फूलने के बाद क्या होगा? ये जल को बाहर निकालना चाहता है, जिसके द्वारा ये जो स्टोमेटा होता है, ये जो छिद्र होता है, इसमें कोशिका होता है, इसको बोलते हैं क्या? द्वार कोशिका या तो गार्ड सेल। द्वार कोशिका क्या करेगा? तो ये रंध्र को खोल देगा। रंध्र को खोल देने के बाद यहाँ से जल जो है वाष्प बन के बाहर निकल जाएगा। फिर जब जल संतुलित हो जाता है, तो फिर ये द्वार कोशिका क्या होगा? आके ये फिर बंद हो जाएगा, रंध्र को, स्टोमेटा को बंद कर देता है। देखिए ये पत्ती है, ये पत्ती पे जो आपको जो छिद्र दिख रहा है, यही क्या है? स्टोमेटा है। इसको यहाँ समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो स्टोमेटा है, यहाँ पे ये भी है खुला स्टोमेटा, यानी खुला रंध्र, यानी कि यहाँ से जल वाष्प बन के बाहर निकल रहा है। और जो आपको ये दिख रहा है और ये जो दिख रहा है, इसी को बोलते हैं द्वार कोशिका। इसका काम है रंध्र को बंद करना और खोलना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब जल बाहर निकल गया, तो बाहर निकल जाने के बाद ये रंध्र क्या हुआ? आपस आके ये लग गया, यानी कि इसका ये छिद्र क्या हो गया? बंद हो गया स्टोमेटा का। बोला अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? बात करेंगे अमीबा का। अमीबा क्या है? तो एक जंतु होता है। अमीबा क्या है? एक जंतु है। और ये कैसा जंतु है? तो ये एक कोशिकीय है। ये कैसा जंतु है अमीबा? एक कोशिकीय जंतु है। और ये बोला गया कि भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो ये भोजन पकड़ता है कूटपाद के द्वारा। पूछेगा कि भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, या ये चलता है किसके द्वारा, ये अपना प्रचलन किसके द्वारा करता है? तो कूटपाद के द्वारा ही करता है अमीबा। जैसे बात करेंगे अमीबा की स्ट्रक्चर है, तो आप देख सकते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन और आएगा यहाँ से कि अमीबा का आकार कैसा होता है? तो इसका आकार होता है अनिश्चित। इसका आकार होता है अनिश्चित, यानी कभी आप ऐसा देख रहे हैं, अगला हम देखिए ऐसा, अपने इसका आकार हो गया, फिर यहाँ कुछ अलग हो गया। तो स्यूडोपोडिया या कूटपाद बोलते हैं किसको है? तो देखिए यहाँ इसके सामने में ये भोजन रखा है, अमीबा के सामने में। तो आगे स्टेप में देखिए, तो ये भोजन को खाने के लिए कुछ, देखिए ये प्रवर्ध टाइप का कुछ प्रवर्ध यहाँ से निकाल लिया है ना? उभार हो गया इसमें। इसी प्रवर्ध को बोलते हैं कूटपाद। को क्या बोलेंगे? कूटपाद। आगे क्या होगा? ये भोजन को देखिए ऐसे करके अपने अंदर ले रहा है, यहाँ तक आ गया है। और अगला स्टेप में क्या देखें, तो अमीबा के अंदर ये भोजन चला गया है। फिर यहाँ क्या होगा? ये भोजन का पाचन होगा, फिर यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन में बोला कि इनमें से कौन अवशेषी अंग है? कौन सा अंग बोला? अवशेषी अंग। इसका मतलब होता है अवशेषी अंग का कि शरीर का वैसा अंग जो अगर नहीं भी रहेगा शरीर में, तो शरीर में कोई प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस अंग का नाम है अपेंडिक्स। इस अंग का नाम है अपेंडिक्स। देखिए यहाँ समझते हैं इसको। ये आप देख रहे हैं, ये जो फोटो देख रहे हैं आप, ये आप यहाँ से जो यहाँ तक देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बड़ी आंत। ये क्या है? बड़ी आंत। और ये जो आपको दिख रहा है ये अंदर में, ये है छोटी आंत।
तो यहाँ पे बड़ी आंत दो भाग में बटा होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक को बोलते हैं क्या? कोलन बोलते हैं। और यहाँ जो आपको ये वाला पिंक वाला पार्ट दिख रहा है, ये क्या है? ये है रेक्टम। रेक्टम यानी कि मलाशय। तो अपेंडिक्स क्या है? तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे कुछ उभार आपको दिख रहा होगा, ये बड़ी आंत में ये जो उभार दिख रहा है, ये इसी का नाम है अपेंडिक्स। ये क्या है? अपेंडिक्स है। और एक चीज और याद रखिएगा, ये जो छोटी आंत है और ये बड़ी आंत है, देखिए यहाँ से ज्वाइंट हो रहा है। छोटी आंत बड़ी आंत के जिस भाग में आके मिलता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सीकम। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सीकम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला कि पाइरूवेट के विखंडन से, यानी कि पाइरूवेट जो है, इसका जो विखंडन होता है, इससे हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिलता है। और ये ऊर्जा जो मिलता है एटीपी के रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है? एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में मिलता है। ये जो पाइरूवेट का विखंडन होता है और जो ऊर्जा मिलता है, ये प्रक्रिया होता कहाँ है कोशिका के अंदर? तो ये प्रक्रिया होता है कोशिका के अंदर, एक कोशिका का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाइरूवेट का विखंडन होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, एक कोशिका का फोटो है, और ये कोशिका अगर है तो आप ये बड़ा सा जो भाग दिख रहा है, इसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलेंगे? केंद्रक बोलते हैं। फिर ये आपको दिख रहा है केंद्रक के अंदर केंद्रिका। ये क्या है? केंद्रिका। ये है केंद्रिका। और ये जाल जाल टाइप का आपको जो ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं गोल्गी बॉडी या गोल्जी का है। और यहाँ अगर बात करेंगे, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये यानी कि इसको बोलते हैं खुरदरी अंतः प्रद्रवी जालिका। और ये जो आपको छोटा 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 दिख रहा है, ये राइबोसोम है। और ये अंतः प्रद्रवी जालिका के ऊपर जो है, ये भी क्या है? राइबोसोम है। और राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। और आगे ये जो आपको दिख रहा है, ये है चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो आपको दिख रहा है, यही है माइटोकॉन्ड्रिया। और यहीं पे होता है, यहीं पे क्या होगा? तो पाइरूवेट का विखंडन होता है। नेक्स्ट। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। बोला गया जो पौधा है उसमें जाइलम उत्तरदायी, यानी कि जाइलम का कार्य क्या है? जाइलम का कार्य पौधा में होता क्या है? इसमें का कार्य होता है जल का परिवहन करना। क्या कार्य होगा? जल का परिवहन करना। जैसे अगर पौधा है तो मिट्टी के द्वारा, यानी मिट्टी से जड़ के द्वारा जल को अवशोषित किया, है ना? अवशोषित करने के बाद ऐसा नहीं कि केवल जड़ को ही जल चाहिए, पूरा का पूरा पौधा में चाहिए, हर एक तना में चाहिए, पत्ती में चाहिए जल। तो जल को लेके कौन जाएगा? तो उसमें एक उत्तक होता है, जिसको बोलते हैं जाइलम उत्तक। इसको बोलते हैं जाइलम उत्तक। ये क्या करता है? तो ये जल का परिवहन करता है। और एक आएगा भोजन का परिवहन पादप के अंदर कौन करता है? तो इसमें भी एक उत्तक होता है, इसको बोलते हैं फ्लोएम। क्या बोलेंगे इसको? फ्लोएम। फ्लोएम का कार्य भोजन का परिवहन करना। नेक्स्ट। ये जैसे देख रहे हैं आप इसको, ये जाइलम, यहाँ पे देखिए ऊपर की ओर ये क्या जा रहा है? तो ये जल लेकर के जा रहा है। और यहाँ पे ये है फ्लोएम। ये है फ्लोएम। फ्लोएम यहाँ पत्ती में भोजन बना है, खाद्य पदार्थ बना है, और इसको पूरा का पूरा पौधा में पहुंचाना है, हर एक जगह पहुंचाना है। तो ये किसके द्वारा जाएगा? तो ये फ्लोएम इसको जाकर के पहुंचाएगा। नेक्स्ट। अगला बोला कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किसके द्वारा किया जाता है? तो बोला गया रक्त जो है, रक्त को हृदय से पूरा का पूरा शरीर में पंप कौन करेगा? तो कौन करता है पंप? यानी किसके द्वारा किया जाता है? तो निलय के द्वारा। किसके द्वारा? निलय के द्वारा। और बात करेंगे मानव हृदय का, तो मानव हृदय चार कक्ष में, चार चैम्बर में बटा हुआ होता है ना? ऊपर वाले को बोलते हैं, ऊपर वाले को दो को बोलते हैं क्या? दोनों को। इसको बोलते हैं आलिंद। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं आलिंद। और नीचे वाले को बोला जाता है निलय। और इसको बोलेंगे, इसको दायां आलिंद, इसको बोलेंगे बायां आलिंद। इसको बोलेंगे दायां निलय, इसको बोलेंगे बायां निलय। तो ये बायां, ये जो निलय है, निलय निलय के द्वारा ही रक्त को पंप किया जाता है, ताकि रक्त जो है पूरा का पूरा शरीर में पहुंच सके। ये देखिए, ये हृदय है, ये हृदय है। और यहाँ पे देखिए ये चार कक्ष है। ये ऊपर वाले को, इसको अगर पाठ करते हैं तो ये ऊपर वाले को एक कक्ष, दो कक्ष, ये हो गया एक कक्ष, ये हो गया दो, ये तीसरा कक्ष, और ये चौथा कक्ष हो गया। और ये नीचे वाला क्या है? ये नीचे वाला है निलय, ऊपर वाला क्या है? आलिंद है। आगे बोला फुटपाथ किसमें पाया जाता है? तो अभी तुरंत डिस्कशन किए थे इसके बारे में। तो फुटपाथ किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में। फुटपाथ किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। ये देखिए अमीबा। तो अमीबा ये क्या है देखना,
ये अमीबा का फोटो दिख रहा है और इसका आकार भी अनिश्चित होता है। अगर पूछेगा कि कौन से जीव का आकार अनिश्चित होता है इनमें से, उसमें अमीबा ऑप्शन में होगा, तो ये अमीबा ऑप्शन में होगा, तो यही अमीबा जो है इसका आकार क्या है, अनिश्चित है। अनिश्चित का मतलब का आकार अनिश्चित है, उनकी अपना आकार हमेशा बदलता रहता है। अमीबा के सामने में ये भोजन को रख दिया गया, तो देखेंगे अगला स्टेप में ये क्या किया, ये सामने से ये ऐसे करके कुछ परावर्त को ऐसे करके निकाल लिया है, कुछ उपहार बना लिया है। इसी उपहार को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कूटपाद। क्या बोल देंगे इसको, तो कूटपाद बोल देंगे। आगे ये देखिए भोजन को पकड़ लिया अगला स्टेप में, फिर से ये क्या करेगा, भोजन को अपने शरीर के अंदर ले लिया। फिर यहाँ से भोजन का पाचन हो रहा है, उसके बाद ये शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। यही हो गया अमीबा में पोषण। तो अमीबा में भोजन को पकड़ने के लिए किसका सहायता लेता है, तो ये कूटपाद का सहायता लेता है। और ये चलने के लिए भी, प्रचलन के लिए भी अमीबा कूटपाद की क्या का ही सहायता लेता है। अगला, और मछली के हृदय में कक्षों की कितनी संख्या होती है, तो मछली के हृदय में कक्षों की कितनी संख्या होती है, तो इसके हृदय में कक्षों की संख्या 2 होती है। मछली के हृदय में कक्षों की संख्या 2 होती है। अगर बात करेंगे हम कि मछली कौन से वर्ग में आता है, तो मछली आता है एवीज में। कहाँ पे आएगा, एवीज नहीं, पीसीज में आता है मछली। अगर बात करेंगे हम, तो पूरा का पूरा जो उपसंग हमारा वर्टिब्रेटा है, उपसंग वर्टिब्रेटा है, उसको 5 वर्ग में बांटा। कितना वर्ग में बांट दिया, 5 वर्ग में। पांचों वर्ग का नाम क्या है, तो एक बोलते हैं, पहला हो गया फिशीज, उसके बाद एम्फीबिया, इसको एम्फीबिया को उभयचर भी बोलते हैं, एम्फीबिया हो गया। फिर होता है रेप्टिलिया, रेप्टिलिया, और होता है एवीज, और अपस्तनधारी या तो मेमेलिया, मेमेलिया। वर्टिब्रेटा उपसंघ को 5 वर्ग में बांटा, स्पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज। बात करेंगे ये जो स्पीसीज है, इसके अंतर्गत कौन सा जीव आता है, जितना भी मछली है, जितना भी मछली है, मत्स्य है, सब कहाँ पे आएगा, ये आएगा स्पीसीज के अंदर। तो बोला गया कि मछली के हृदय में कितना कक्ष होता है, क्या बात करेंगे इसमें हम, इसके हृदय में 2 कक्ष होता है। कितना कक्ष होगा, 2 कक्ष होगा। फिर बोलेंगे ये एम्फीबिया, जो एम्फीबिया का मतलब वैसा जीव जो जल में भी रहता है, स्थल पे भी रहता है, यानी उभयचर जिसको बोलते हैं, जैसे में मेढक, मेढक एम्फीबिया वर्ग में ही आता है। और इसके हृदय में कितना चेम्बर होता है, तो इसके हृदय में 3 चेम्बर होता है। आगे बात करेंगे रेप्टिलिया का, तो रेप्टिलिया क्या होता है, इसको रेप्टिलिया में किसको रखा गया है, तो इसमें वैसे जीव को रखा गया है जो चलने के लिए, वो यानी कि चलने के लिए रेंगता है, यानी कि रेंग कर चलता है। तो रेंग कर जो चलता है वैसे जीव को रेप्टिलिया के अंतर्गत रखा गया है। जैसे में सांप हो गया, छिपकली हो गया, मगरमच्छ हो गया, सब कहाँ पे आएगा, रेप्टिलिया में आएगा। इसके हृदय में भी 3 कक्ष होता है। और बात करेंगे, इसमें एक अपवाद होता है कि एक मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ भी आएगा, रेप्टिलिया में ही आता है, लेकिन लेकिन इसके हृदय में 4 कक्ष होता है, याद रखिएगा। एवीज में कौन कौन जीव आएगा, तो इसमें जो भी पक्षी होता है सबको रखा गया कहाँ पे, एवीज के अंदर। और इसमें भी हृदय का कितना कक्ष होगा, तो 4, हृदय में कितना कक्ष, 4 कक्ष होगा। एक हो गया मेमेलिया, तो मेमेलिया जो है, तो मेमेलिया के अंदर इसका जो हृदय है, इसके हृदय में भी 4 कक्ष होता है। और मेमेलिया में आएगा कौन सा जीव, इसमें आएगा मनुष्य हो गया, और जो भी यानी कि वैसा जीव मेमेलिया में आएगा जो अपने बच्चे को दूध पिलाता हो, सारे के सारे वो मेमेलिया में आ जाएगा। लेकिन अगर बात करेंगे, ये पीसीज जो है, पीसी अपना ये श्वसन कहाँ से करेगा, सांस कहाँ से लेता है, तो बात करें कहाँ से सांस लेगा ये, तो गिल्स से। पीसीज वर्ग में जो भी जंतु आते हैं, सभी कहाँ से सांस लेगा, तो गिल्स से। आगे बात करेंगे एम्फीबिया है, एम्फीबिया का श्वसन अंग क्या होता है, तो इसका होता है गिल्स, और क्या, त्वचा, और ये फेफड़ा से भी सांस लेता है। अब बात करेंगे रेप्टिलिया, रेप्टिलिया कहाँ से सांस लेगा, ये लेता है फेफड़ा से। ये भी यानी पक्षी कहाँ से सांस लेगा, तो ये भी लेगा फेफड़ा से सांस लेता है। और ये मेमेलिया जो है, ये भी फेफड़ा से ही सांस लेता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, बोला गया कोशिका के ऊपर जो एक झिल्ली होता है, सबसे बाहरी लेयर को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ये किस प्रकार का होता है, तो ये होता है अर्ध पारगम्य। ये कैसा होगा, अर्ध पारगम्य, यानी कि इस कोशिका के अंदर से झिल्ली हो करके कुछ पदार्थ बाहर निकल सकता है और कुछ पदार्थ अंदर भी आ सकता है। इसलिए बोलते हैं कोशिका की झिल्ली किस प्रकार का होता है, तो अर्ध पारगम्य होता है। यानी सारे के सारे पदार्थ बाहर नहीं जा सकता, या सारा पदार्थ अंदर नहीं आ सकता, कुछ पदार्थ बाहर जा सकता है, कुछ पदार्थ अंदर आ सकता है। इसलिए बोला गया अर्ध पारगम्य झिल्ली।
कोशिका झिल्ली को। ये देख रहे हैं, ये जो इसका जो ये लेयर दिख रहा है, ये जो लेयर दिख रहा है, ये कोशिका का क्या है, ये कोशिका झिल्ली है। आगे बोला कि मनुष्य के वृक्क, वृक्क वाली बात की, वृक्क जो है, वृक्क किसको बोलते हैं, जो किडनी होता है, किडनी, किडनी को ही वृक्क बोलते हैं। ये बोला एक तंत्र का भाग है, एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी कि वृक्क इस तंत्र से संबंधित है। तो बात करेंगे वृक्क किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन तंत्र से। वृक्क किससे संबंधित है, उत्सर्जन तंत्र से। यानी वृक्क का कार्य क्या है, तो ब्लड के अंदर, रक्त में जो भी विषैला पदार्थ होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उसको शरीर से बाहर निकालना होता है। और बाहर निकालने के लिए मेन काम कौन करेगा, इसको छानने का, रक्त से वेस्ट प्रोडक्ट को छानने का कार्य कौन करता है, तो वृक्क करता है, किडनी करता है। किडनी रक्त से निकाल लिया जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, निकाल करके कहाँ पे लेके आ गया, ये किडनी, जैसे देखेंगे ये किडनी है, ये किडनी है, किडनी रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल लिया। उसके बाद ये बोलते हैं मूत्र नली, मूत्र नली के द्वारा, मूत्र नलिका के द्वारा कहाँ पे आएगा, तो ये मूत्राशय में, जो आपको दिख रहा है ये क्या है, मूत्राशय। मूत्राशय में आके स्टोर हो जाएगा, जमा हो जाएगा, और ये समय समय पे खाली कर दिया जाता है। अगला बोला कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। बोला कि प्रकृति में जो ऑक्सीजन है उसका संतुलन कैसे बना हुआ है, तो ये कैसे बना होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधा के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाता है, जिससे ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। जैसे देखिए, ये पौधा है, पौधा के पत्ती पे सूर्य का प्रकाश आया, और सूर्य के प्रकाश में ये क्या करेगा, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, और उस प्रक्रिया के बाद क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट, आगे बोला कि मेमेलिया वर्ग के जंतु के हृदय में कितने व्यस्म होते हैं। व्यस्म का मतलब भी वही होता है, कक्ष। व्यस्म का मतलब होता है ये कक्ष। तो मेमेलिया वर्ग के जंतु के हृदय में कितने व्यस्म होते हैं, अभी तुरंत बात किए थे कितने होते हैं, तो ये 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। आगे बोला कि जठर ग्रंथि, क्या बोला, जठर ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है। ये जो जठर ग्रंथि है, ये जो हमारा अमाशय होता है, अमाशय होता है ना, अमाशय के अंदर क्या पाया जाएगा, जठर ग्रंथि कहाँ पे, अमाशय के अंदर, यानी कि ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। अमाशय के अंदर जठर ग्रंथि पाई जाती है। और जठर ग्रंथि से क्या चीज का स्राव होता है, तो जठर ग्रंथि से जठर रस का स्राव होता है, जठर रस का स्राव होता है। जैसे देखिए, ये अमाशय है, ये है अमाशय। उसके बाद अमाशय के अंदर का पार्ट अगर देखेंगे तो ये दिख रहा होगा, ये क्या है, इसको बोला जाता है जठर ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हमारे शरीर में जो भोजन पचता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, जिसको बोला जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी कि भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये देखिए, अगर बात करेंगे, ये पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र सबसे पहले क्या हुआ, अब अगर भोजन किया गया तो कहाँ पे रखा भोजन को, तो ये मुख में रखा, मुंह में रखा भोजन को, है ना। तो भोजन को मुंह में रखने के बाद ये जो नली दिख रहा है, इस नली का नाम है ईसोफेगस। क्या है, ईसोफेगस, यानी कि फूड पाइप इसको बोलते हैं, है ना। ये यहाँ से भोजन नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आने के बाद पहले पहुंचेगा कहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, स्टोमक। ये क्या है, स्टोमक है, यानी कि अमाशय है, भोजन पहुंचा अमाशय के अंतर्गत। और इसमें ही क्या होता है, तो इसमें ही होता है अमाशय में जठर ग्रंथि। अमाशय में ही हो गया जठर ग्रंथि। तो भोजन यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से कहाँ पहुंचेगा, तो छोटी आंत में, जो आपको दिख रहा है ये है छोटी आंत। और छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन होता है, भोजन पूरा पच जाएगा यहाँ पे। और जो भी जरूरी पदार्थ होता है वो यहीं से अवशोषित भी कर लिया जाता है। उसके बाद ये छोटी आंत आकर के मिलेगा किसमें, तो बड़ी आंत में। और याद रखिएगा, छोटी आंत बड़ी आंत के जिस भाग में आके मिलता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सीकम बोलते हैं। फिर ये यहाँ से भोजन आया, भोजन आने के बाद जो भी जल का एक्स्ट्रा मात्रा होता है, जल का भी अवशोषण हो गया, कहाँ से, जल का अवशोषण कहाँ से होता है, तो बड़ी आंत से। ये भोजन ऐसे करके आया, कुछ देर तक रेक्टम में रहता है, फिर समय के साथ यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट, आगे बोला कि प्रकाश संश्लेषी अंगक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, यानी किस अंग के द्वारा होता है, इसको बोला जाता है हरित लवक। क्या, किसके द्वारा, तो हरित लवक। हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। ये देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, तो ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ये जो आपको दिख रहा है, ये जो ऐसे करके दिख रहा है, ये इसका नाम है थैलाक्वाइड। थैलाक्वाइड है ना। और थैलाक्वाइड के अंतर्गत के अंदर क्या होता है, इसमें होता है क्लोरोफिल। थैलाक्वाइड में क्या होगा, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के कारण ही
पौधा का रंग कैसा हमको दिखता है, तो ये हरा होता है। तो क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, हरा होता है। आगे बोला किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, यानी कि किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है, तो अगर हम बात करेंगे एटीपी को, यानी कि कोशिका के अंदर जो भी ऊर्जा का निर्माण होता है वो एटीपी के रूप में संचित रहता है। और ये एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, एडेनोसिन ट्राई फास्फेट। नेक्स्ट आगे बोला किस यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है। रक्तदाब का मतलब क्या हो गया, रक्तदाब का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, यानी कि जिसको बोलते हैं बीपी। तो सिंपल है कि रक्तदाब यानी कि बीपी मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, इसमें उपयोग किया जाता है स्फैग्नोमेनोमीटर का। इसका उपयोग किया जाता है स्फैग्नोमेनोमीटर का। अगर बात करेंगे ये जो बैरोमीटर आपको दिख रहा है बैरोमीटर, इसका क्या काम है, इसका काम है वायुमंडलीय दाब को मापना। यानी कि बैरोमीटर से क्या करते हैं, तो वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। ये जो आपको फोटो दिख रहा है यही क्या है, थर्मोमेनोमीटर का। आगे बोला कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। तो बात किए थे हम कि दो प्रकार का जो उत्तक होता है पौधा के अंदर, इसका दोनों का काम क्या है, तो कोई ना कोई पदार्थ को यानी पदार्थ का परिवहन करना। इसके अलावा भी उत्तक होता है पौधा में, लेकिन ये जो दो उत्तक है जिसको बोलते हैं जटिल उत्तक, जटिल जटिल उत्तक बोलते हैं। और जटिल उत्तक दो भाग में, इसका दो भाग है। जटिल उत्तक दो प्रकार का होता है, एक को बोला जाता है एक को बोला जाता है जाइलम, एक को बोला जाइलम और दूसरे को बोला जाता है फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। फिर बात करेंगे तो जाइलम का क्या कार्य है, इसका कार्य है जल का परिवहन करना, जल का परिवहन। और फ्लोएम का क्या काम है, इसका काम है भोजन या खाद्य पदार्थ को एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाना, यानी कि भोजन का परिवहन करना, भोजन का परिवहन करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो भोजन, यानी पौधे पादप में फ्लोएम संवाहक होता है भोजन का। नेक्स्ट रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी कि अगर रक्त में आयरन यानी कि अगर लोहा जो है लोहा का कमी हो जाएगा, आयरन का कमी हो जाएगा तो कौन सा रोग होगा, इसमें होता है कौन सा रोग, एनीमिया। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है। और ये जो मधुमेह आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं डायबिटीज, यानी कि हाँ डायबिटीज बोला जाता है इसको। और पूछेगा कि मधुमेह बीमारी या डायबिटीज किसकी कमी के कारण होता है, तो बताएंगे इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है। किसकी कमी से, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट स्टोमेटा पौधे के किस भाग में पाया जाता है, तो स्टोमेटा, स्टोमेटा पौधा के किस भाग में पाया जाता है, तो पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाएगा स्टोमेटा, तो ये पत्ती जो है पत्ती के ऊपर ही बताया गया कि बिल्कुल अनेक छोटे छोटे छिद्र होता है और इसी छिद्र को बोलते हैं स्टोमेटा या तो रंध्र। नेक्स्ट मत्स्य का मुख्य मुख्य पोषण अंग क्या है, बोला गया मत्स्य यानी कि मछली। ये जो मछली होता है मछली का मुख्य पोषण अंग क्या है, यानी कि कहाँ से सांस लेता है मछली, तो ये सांस लेता है गिल्स से। कहाँ से, गिल्स से। ये देखिए मछली है तो ये आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, पूरा का पूरा ये गिल्स है, यानी कि जिसको बोलते हैं गलफड़ा। और ये आपको जो दिख रहा है ये मछली का हृदय है और इसमें दो कक्ष होता है, मछली के हृदय में दो कक्ष होता है। अगला बोला कि पित्त रस कहाँ संचित रहता है। बात किए थे अभी कि पित्त का निर्माण कहाँ पे होगा, तो यकृत में। पित्त का निर्माण यकृत में होता है, लीवर में होता है, लेकिन ये संचित कहाँ पे रहेगा, तो ये संचित होता है पित्ताशय में। कहाँ पे संचित होगा, ये पित्ताशय में। ये आपको जो फोटो में दिख रहा है ये क्या है, पित्ताशय है, ये है पित्ताशय। अगला बोला कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है, यानी कि रक्त जो होता है ब्लड जो होता है लाल दिखाई देता है। और क्यों दिखाई देता है, क्या है उसके अंदर, तो उसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन वर्णक, यानी हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल दिखाई देता है। ये हो गया, ये रेड ब्लड सेल है ना। और ये जो मोलिक्यूल आपको दिख रहा है ये सब जो दिख रहा है ये क्या है, तो हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो ऑक्सीजन को फेफड़ा में आकर के ऑक्सीजन को अपने ऊपर चिपका लेता है हीमोग्लोबिन, और हर एक कोशिका के पास जाके ऑक्सीजन को पहुंचा देता है ब्लड में घोल करके हीमोग्लोबिन। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मिलते हैं कल। थैंक यू।